सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि लूमड़ी की बुज़दिली ज़िर्बुल मिसल है, लेकिन जिस लूमड़ी की कमर पर शेर का हाथ हो और शेर लूमड़ी से ये कहे कि घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर वही लूमड़ी जो है ना वो शेर के साथ होने से इस कदर समझने के बाहिम्मत हो जाएगी कि चीतों की जो रेवड़ है ना उससे भी हरगिज़ खौफज़दा नहीं होगी। अच्छा, शेर जैसे ताकतवर सहारे की उम्मीद रखने की वजह से लूमड़ी यकीनी तौर पे दिलेर हो जाएगी, बहादुर हो जाएगी। यही हाल अल्लाह ताला के ख़ास बंदों का भी होता है कि वो बावजूद खस्ता हाल, फाका ज़दा चेहरों के बातिल की अक्सरियत से खौफज़दा नहीं होते हैं। अब ऐसी ही एक बहादुर सिपाही की भी कहानी है। एक बहादुर सिपाही जो ईमान के जज्बे से भरा हुआ था, वो दुश्मन का किला फतह करने के लिए तन्हा हमलावर हुआ और ऐसा मालूम हो रहा था कि वो जो बहादुर सिपाही है ना वो दुश्मन घोड़ों के सामने एक पूरी फ़ौज के बराबर, यानी अकेला और पूरी फ़ौज के बराबर। अच्छा, उस बहादुर सिपाही के सामने दुश्मन की हैसियत खाक से ज़्यादा नहीं थी और किले के अंदर दुश्मन की जो फ़ौज है उसने किलाबंदी कर ली और तमाम दरवाज़ों को अच्छी तरह से ताले लगाकर अंदर आने के समझ लें कि रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, किसी को उस बहादुर सिपाही के सामने आने और मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई, यानी इतने ज़्यादा लोग और एक सिपाही का मुकाबला ना कर सके। सोचे ज़रा उसकी क्या हिम्मत, क्या जज्बा होगा, क्या हौसला होगा। अच्छा, बादशाह ने वज़ीर से मशवरा किया कि इस वक्त अब क्या तदबीर की जाए। वज़ीर ने कहा कि जी हमारी जो सलामती है ना वो शायद बादशाह सलामत इसी में है कि हम जंग के तमाम मंसूबों को तरक्की कर दें और ये जो शख्स है ना बड़ा बाहिम्मत, इसके सामने हम तलवार और कफन लेकर हाजिर हो जाएं और हथियार डाल दें, यही आखिरी ऑप्शन है। फिर बादशाह ने कहा कि आखिर वो अकेला तन्हा एक ही शख्स तो है ना, तो फिर ये राय क्यों दी जा रही है, हमें डर किस बात का है। उस पर वज़ीर ने कहा कि आप एक शख्स की तन्हाई को लापरवाही की निगाह से ना देखें, ज़रा आंख खोल कर किले को देखें जिस पर उस बहादुर सिपाही का खौफ तारी है, यानी एक सिपाही और सब पर उसका खौफ तारी है। और बादशाह सलामत किले के लोगों को भी ज़रा देख लें जो बाकायदा भेड़ों की तरह नज़रें नीचे किए हुए, सहमे हुए, डरे हुए नज़र आ रहे हैं। देखे तो सही सबको, इनके खौफ को, इनके डर को। ये शख्स तन्हा तो है लेकिन उसके सीने में जो दिल है ना वो आम इंसानों जैसा नहीं। इस सिपाही की बहादुरी को अगर देखें कि हमारी इतनी बड़ी ये जो मुसल्लह अक्सरियत है उसके सामने वो तने तन्हा तलवार लिए अकेला खड़ा, किस साबित कदमी से, फातिहाना अंदाज से बाकायदा ऐलान जंग कर रहा है, उसे किसी किस्म का खौफ ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस उसका। अब ऐसा मालूम होता है कि जी मशरिक़ और मगरिब की तमाम फ़ौजें उसके साथ हैं, वो तन्हा लाखों इंसानों के बराबर लग रहा है। वज़ीर ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप देख नहीं रहे कि किले से जो सिपाही उसके मुकाबले के लिए भेजा जाता है वो उसके घोड़ों की टाप के नीचे पड़ा नज़र आता है। जब मैंने उसकी अजीमुशान इनफरादियत देख ली है तो फिर ए बादशाह, आप भी अपनी अक्सरियत से कुछ ना कर पाएंगे। आप अपनी ज़्यादा फ़ौजी जो ताकत है ना वो होने के एतबार ना करें। असल चीज़ क्या होती है, ज़्यादा फ़ौजी ताकत नहीं होती कि कितने ज़्यादा सिपाही आपके पास हैं। असल चीज़ होती है कुव्वत ईमानी जो उस बहादुर सिपाही के दिल में भरी पड़ी है, कूट कूट के भरी पड़ी है। और ईमान की ताकत अल्लाह के फजल से हासिल होती है बेशक। और बादशाह सलामत आप कुफर की हालत में इस जज्बे को हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा फ़िलहाल बादशाह सलामत के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि उस बहादुर सिपाही के सामने हथियार डाल दें और किले के दरवाजे खोल दें, क्योंकि उसके सामने हमारी जो अक्सरियत, उसने कहा कि बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। साथ उसने कहा कि जी बेशक चूहे हज़ारों की तादाद में क्यों ना हो, अगर वहाँ लागर बिल्ली भी आ जाए ना तो सब चूहों की अक्सरियत बिल्ली के खौफ से मफरूर हो जाती है। अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है? इस कहानी से सबक ये मिलता है कि जब अल्लाह की मदद पर मुकम्मल एतबार हो, मुकम्मल यकीन किया जाए तो फिर दिल से ये जो मखलूक है ना, जितनी भी मखलूक है, उसका खौफ, डर सब ख़त्म हो जाए। और इंसान इस दुनिया में बहुत सारे जो बुरे काम हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर अल्लाह की मदद पर कामिल, एक होता है यकीन नाज़रीन, एक होता है कामिल यकीन। आप समझते हैं कामिल यकीन क्या होता है? अगर अल्लाह की मदद पर कामिल यकीन हो जाए तो फिर सोचिए कोई ताकत, कोई भी ताकत इंसान को उसके मकसद से कैसे रोक सकती है? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, रोक ही नहीं सकता।
अब ऐसी सिचुएशन, अब आप ज़रा सोचें कि कहाँ आपको नज़र आ रही है सूरत हाल अफ़गानिस्तान में, जब अफ़गान तालिबान अमन के लिए दुनिया की सुपर पावर से टक्कर लेने पर तैयार हो गए। सोचिए ज़रा, सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर, उससे टक्कर लेने पर तैयार हो गए। अफ़गान तालिबान ने अपनी कम तादाद को नहीं देखा कि हमारी तादाद उनके मुकाबले में कितनी कम है, बल्कि उन्होंने अपने मकसद और जो अज़म है ना उसको पुख्ता रखा। और यही वजह थी कि उन्होंने सुपर पावर कुव्वतों के आगे हथियार डालने के बजाय उनसे आंखों में आंखें डालकर बात की। अफ़गान तालिबान ने अपने दुश्मनों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया और दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। यानी वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, वही बात। वो दुश्मन जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के ख्वाब देख रहा था, खित्ते में अपनी बदमाशी चलाना चाहता था, बड़ा चौधरी बना हुआ था खित्ते का, वो भी बिलाकर हथियार डालने पर मजबूर हो गया, यानी बेबस हो गया। उन्होंने उनको इतना बेबस कर दिया कि वो हथियार डालने पर मजबूर हो गया, भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। सोचिए ज़रा, अमेरिका जैसी ताकत हथियार डालने पर मजबूर हो गई, बेबस हो गई, और उसने हार मानकर अफ़गानिस्तान से इनखला का फ़ैसला कर लिया। अब जबकि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का गलबा है और उन्होंने अब अपनी हुकूमत बनाई है, तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद क्या कह चुके हैं कि जी अफ़गान तालिबान ने एक कतरा भी खून का नहीं बहाया और ना किसी का खून बहाने का कोई इरादा है। तालिबान अमन के ख्वाहिशमंद हैं और वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तो हुकूमत में सबको शामिल करने का ऐलान किया। यही नहीं, तालिबान ने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हुए कहा है कि जी किसी को हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, और ये बड़ी बात है। अब जबकि अफ़गानिस्तान में अमन कायम होने की उम्मीद पैदा हुई है, वो सरज़मीन ज़रा सोचें जो 20 साल से हालत जंग में रही। छोटा अरसा नहीं होता ये, 20 दिन नहीं है, 20 हफ्ते नहीं है, 20 महीने नहीं है, 20 साल हालत जंग में रही सरज़मीन। अब उसमें सुकून आने को है, लेकिन अमन के जो दुश्मन है ना, वो अब भी इस सूरत हाल को ख़राब करने के लिए, कहते हैं ना घात लगा के कोई बैठा हो, घात लगाए बैठे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर क्या हुआ? दहशतगर्दी, और इसके नतीजे में कई जिंदगियां जान की बाजी हार गई। काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले ये जो 2 धमाके थे, ये खुदकुश थे और खुदकुश धमाके थे। एक धमाका एयरपोर्ट के मरकज़ी दरवाजे पर हुआ था, जबकि जो दूसरा धमाका है वो करीबी होटल के बाहर हुआ था, जहाँ पे जी बरतानवी जो फ़ौजी हैं और हुकाम तैनात थे, और इन धमाकों ने यकीनी तौर पर शहर में खौफ की फ़ज़ा कायम की। धमाकों के नतीजों में अमरीकी फ़ौजियों समेत 90 अफराद जो हैं वो हलाक हुए, 150 के करीब ज़ख्मी हो गए। लेकिन ये जो फुटेजेस सोशल मीडिया पे देखी गई हैं, उनमें ये जो तादाद है ना, ये कहीं ज़्यादा लगती है। अच्छा, आलमी ख़बररसां इदारे के मुताबिक खुदकुश धमाकों में 13 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए और जी 15 ज़ख्मी हुए, ये बताया गया, और 28 तालिबान भी धमाके में जान की बाजी हार गए। अच्छा, CNN के बकौल दाइश खुरासान ने काबुल खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है, और शिद्दत पसंद ग्रुप का ये कहना है कि जी एक खुदकुश बमबार ने अफ़गान और अमरीकी फ़ौजियों के दरमियान खुद को धमाके से उड़ा लिया। यानी दाइश खुरासान ने अफ़गान तालिबान की रिट को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि अब तखरीबकारी करने वाली तंजीम नताइज के लिए तैयार रहे। जो बाइडन का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, जरा सुनिएगा। काबुल एयरपोर्ट पर कंट्रोल अमरीकी फ़ौज का था, जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। अमरीकी फ़ौज जो है वो काबुल एयरपोर्ट को अपने घेरे में ली हुई थी, और इसके बावजूद दहशतगर्दों ने अमरीकी फ़ौज के गिर्द घेरा तंग कर दिया। अभी अमरीकी फ़ौज का इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है ना, लेकिन जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का जो मलबा है वो पाकिस्तान पर डालकर खुद को साफ करना चाहा, ठीक वैसे ही अब जो बाइडन जो है ना, ये हट धर्मी का मुजाहरा करे, इसे कहते हैं आम अल्फाज में हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, और अपनी सिक्योरिटी नाकामी को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं हो रहे। भाई हमारा तो कोई कसूर ही नहीं कहना चाह रहे हैं, और गोलमोल जवाब देकर कहते हैं कि हमारे जो कमांडर्स हैं उनके पास अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जी दाइश खुरासान और तालिबान के दरमियान कोई मिली भगत है। यानी दाइश खुरासान अकेली जिम्मेदारी कबूल कर रही है, लेकिन चाहते ना चाहते अमरीकी सदर तालिबान को भी दरमियान में घसीटना चाहते हैं, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कुछ कहने से कासिर है। अच्छा, अमरीकी फ़ौज को ये बहुत पहले ही बता दिया गया था कि काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, फिर भी अमरीकी फ़ौज घोड़े बेचकर सोती रही। कैसे? यानी काबुल पर मुमकिना हमले की इंटेलिजेंस मालूमात अमरीकी फ़ौज से शेयर हुई होंगी, तभी तो अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जो हैं जनरल मैकेंजी, उन्होंने क्या कहा है कि दाइश खुरासान की जानिब से मजीद हमले किए जा सकते हैं, और इसी खतरे के पेश नज़र उन जनरल साहब ने अमरीकी कमांडर्स को अलर्ट भी कर दिया था।
अब ज़रा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकी फ़ौज को इंटेलिजेंस शेयरिंग भरपूर अंदाज में की जा रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जर्नलिस्ट बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि जी कुछ खुफिया इतलात तालिबान के साथ शेयर की जा रही हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, कुछ खुफिया इतलात तालिबान के साथ शेयर की जा रही हैं, यानी तालिबान से अमरीकी फ़ौज इंटेलिजेंस शेयर कर रही है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ? यही हुआ ना कि अमरीकी खुफिया इदारे अफ़गान तालिबान से खुफिया मालूमात का तबादला कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अमेरिका चाहे मुँह से इकरार करे ना करे, लेकिन दिल ही दिल में अमेरिका तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत को कबूल कर चुका है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकी फ़ौजी कमांडरों को दाइश खुरासान के असासों और क़यादत पर हमला करने का हुक्म दिया है। और अमेरिकी सदर के बकौल जिन्होंने ये हमला किया और जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो ये जान लें कि उन्हें हम माफ़ नहीं करेंगे, ना हम भूलेंगे, हम उनका शिकार करेंगे और इस हमले का उनसे पूरा हिसाब लेंगे। अच्छा, जो बाइडन ने ये भी इंदिया दिया कि जी अगर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई तो वो अफ़गानिस्तान को मज़ीद फ़ौजी इमदाद भेज सकते हैं। यानी अमेरिका अफ़गानिस्तान में मज़ीद खाना जंगी चाहता है। सीधा सीधा मतलब अफ़गानिस्तान में अमन अभी भी ये नहीं चाहते, अभी भी इनको सुकून नहीं, अभी भी इनको ठंड नहीं पड़ी। अमरीकी फ़ौज की रस्सी जल गई लेकिन अमरीकी सदर के बल नहीं निकले। ऐसा कहना मेरे से ज़्यादा मुनासिब होगा। इनके दिल में अभी भी ठंड नहीं पड़ रही। अमरीकी सदर अब भी बाकायदा हवाओं में उड़ रहे हैं और जब भी ये मुंह के बल गिरते हैं तो फिर किसको देखते हैं? पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इसीलिए शेख रशीद साहब अमरीकी फ़ौज के इनखला को आसानी के साथ मुकम्मल करने में मदद का ऐलान कर रहे हैं। शेख साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा जी, सुना आपने शेख साहब को? वो मुहावरा है ना कि जो डूबता है उसको तिनके का सहारा। ठीक इसी तरह अमेरिका जब भी अपनी की गई कह लें कि कारस्तानियों की बदौलत गर्क होने लगता है या डूबने लगता है पूरी तरह से, तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ देखता है। और सिर्फ देखता नहीं है, वो कहते हैं मजलूम से शक्ल बना के कोई देखे कि मुझ पे तरस खाओ, वो शक्ल बना के पाकिस्तान की तरफ देखता है कि हम पे प्लीज़ अब तरस खाएँ, हमारी मदद करें। और मज़े की बात कि पाकिस्तान हर बार तरस खा लेता है मजलूम शक्ल और मदद के लिए तैयार हो जाता है। और अब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला वबाले जान बन गया और यही वजह है कि पाकिस्तान ने 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से इस्लामाबाद और कराची मिलाकर आरज़ी पनाह देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अच्छा, अफगानिस्तान से जो इनखला है इसमें मदद के लिए पाकिस्तान से अमेरिका और नेटो हुकाम ने मदद की दरख्वास्त की थी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उससे पहले अफ़गानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला को यकीनी बनाने के लिए ये जो अमरीकी दरख्वास्त है उस पर 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से पाकिस्तान लाया जा रहा है, जिसके लिए इस्लामाबाद और कराची में इंतज़ामात भी शुरू कर दिए गए हैं। और अब ख़बरें क्या हैं कि अफ़गानिस्तान से आरज़ी तौर पर पाकिस्तान लाए जाने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको रिहाइश की जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के होटल्स में मकामी शहरियों की बुकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने 148 होटल्स और हॉस्टल्स में 3 हफ्तों के लिए मकामी शहरियों को बुकिंग ना देने के अहकामात भी जारी कर दिए, क्योंकि इस दौरान इन जगहों में अफ़गानिस्तान से आने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको ठहराया जाएगा। यानी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की जंग के मामले पर इतनी बेरुखी, इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद अपने कसूरवारों को, कसूरवार है ना ये, अपने कसूरवारों को उनके मुश्किल वक्त में मदद करने की ठान ली। अब काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अमरीकी फ़ौज के तहादियों ने अपने अपने तौर पर स्ट्रैटेजी बनाई, हिकमत अमली बनाई। बरतानिया ने काबुल हमलों के बावजूद काबुल से शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी रखने का जो फैसला किया है, जबकि अमेरिका और फ्रांस ने भी काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बावजूद इनखला का ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया। और अब दूसरी तरफ जर्मनी ने अफगानिस्तान में इनखला मुकम्मल कर लिया। नॉर्वे ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद इनखला रोक दिया और नॉर्वे के वजीर खारिजा के मुताबिक नॉर्वे अब अपने बाकी शहरियों को काबुल से निकालने का अमल जारी नहीं रख सकता। यानी अब पाकिस्तान की इनखला के हवाले से अहमियत फिर बढ़ गई। अब ये शरपसंद अनासिर हैं एक बार फिर जो अफ़गानिस्तान है ना उसे बदअमनी की तरफ ले जाना चाहते हैं और मुमकिन है कि वो अफ़गान तालिबान और अमेरिका को फिर से लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि जो दाइश खुरासान है उसने तालिबान को तालिबान की वो जो धमकी है ना उस धमकी को कैश कराने की कोशिश की है, जिसमें तालिबान ने अमेरिका और फ़ौज को 31 अगस्त तक इनखला की डेडलाइन दी थी।
लेकिन तालिबान बार बार ये यकीन दिला रहे हैं कि वो अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं और सिर्फ अमन चाहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इसी वजह से दुनिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अमन कायम रखने के लिए दुनिया को तालिबान का साथ देना चाहिए। खान साहब का क्लिप चलाइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का। सुना आपने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर बाकायदा ज़ोर दिया है और मुतालिबा क्या किया कि तालिबान सबको आम माफ़ी दे चुके हैं और इंसानी हकूक़ की जो पासदारी है उसका बाकायदा यकीन भी दिला चुके हैं। इसीलिए दुनिया तालिबान की मदद करे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बकौल ये जो कहना कि जी तालिबान अपना वादा पूरा करते हैं, ये नहीं, ये अंदाज़े वक्त से पहले लगाना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तालिबान का कहना ये कि अमेरिका ने जो जंग है वो बग़ैर किसी वजह के शुरू की, और तालिबान के तर्जुमान क्या कहते हैं कि जी 2001 में अफ़गानिस्तान पे अमरीकी हमले का कोई जवाज़ नहीं था, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को जो होने वाले दहशतगर्द हमले हैं उनमें उसामा बिन लादेन की शमूलियत कभी साबित नहीं हुई। और ख़बरों के मुताबिक तालिबान ने वादा किया है कि वो अलकायदा या किसी दूसरे दहशतगर्द ग्रुप को अमरीका या उसके इत्तेहादियों पर हमले के लिए अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अब अमरीका को क्या चाहिए कि वो दिल ही दिल में तालिबान की कबूल करने की बजाय खुलकर तस्लीम करे, खुलकर कबूल करे। और अगर ऐसा हो गया तो ज़रा सोचें, भारत तो जीते जी मर जाएगा, जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के अभी भी रास्ते ढूंढ रहा है। अच्छा, इस पर DGISPR ने बड़ा खुलकर बात की है। DGISPR का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, अफ़गानिस्तान से लोगों की एक बड़ी जो तादाद है ना वो पाकिस्तान में दाखिला चाहती है, और बकौल DGISPR अब कोई पनाह गुज़ीन पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। कड़वा सच ये कि जी अफ़गानिस्तान की जो साबिका हुकूमत है उसने पाकिस्तान को छोड़कर भारत से मोहब्बत बढ़ाई और पाकिस्तान की पेशकश को ठुकरा कर भारत से अपनी फ़ौज की तरबियत कराई। तो अब क्या होना था, वही होना था ना जो हुआ। जब भारत से अपनी फ़ौज की तरबियत करवाई तो फिर इसीलिए जो अफ़गान फ़ौज मैदान छोड़कर भाग गई। और दूसरी तरफ भारत है ना वो भी पाकिस्तान के बुग्ज़ में कह लें कि अफ़गानों पर डॉलर जो है ना वो लुटाता रहा बाकायदा। लेकिन जैसे हालात बदलते, जो मफादात हैं वो भी बदल गए। और भारत ने ना सिर्फ मुस्लिम अफ़गानों को पनाह देने से इनकार किया और अपनी औकात या अपनी असलियत दिखाई, बल्कि अब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करके अफ़गान अमन पर हमले की अभी भी कोशिशों में लगा हुआ है। अभी भी सुकून नहीं होने, अभी भी साजिशें कर रहे हैं। लेकिन अब भारत अफ़गानिस्तान में जो हकीकत है वो ये है कि अब भारत अफ़गानिस्तान टांग नहीं अड़ा सकता, क्योंकि अब वहाँ डॉलरों के बदले ईमान बेचने वाले नहीं हैं, बल्कि तालिबान हैं वहाँ पे, जिनके नज़दीक दुनिया की दौलत और मुफादात नहीं बल्कि इस्लामी अहकाम और इंसानियत अहम है। इसलिए भारत का जो वार है ना, ये जो साजिशें हैं, ये चलना बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि मेरे ख्याल से नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। भारत गौर से सुन लो, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। काबुल में जो धमाके हुए हैं एयरपोर्ट पर और अब जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, सूरत हाल है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज़ साहब वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, बरतानिया ने कुछ दिन पहले काबुल में जो दहशतगर्दों के हमले हैं इनका ख़तरा ज़ाहिर किया था, तो आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश है जो अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने की, या वाकई हम कह सकते हैं कि दाइश इतनी मजबूत है कि काबुल में हमले कर सकती है? लेकिन डॉक्टर फिजा, हम आर्मी में जब भी कोई इंक्वायरी करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हुआ है उसका बेनिफिशियरी कौन है। अब देखें मकसद क्या है, चाहे इंडियन लॉ हो या दाइश या TTP या अफगानिस्तान के तितर हुए लोग, वो यही चाहते हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे जो कुव्वतें हैं हम सबको मालूम है। मकसद ये है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, अफगानिस्तान में खूनरेजी हो, अफगानिस्तान में एक दूसरी पोलिटिकल गवर्नमेंट ना बने और दुनिया को कह सके देखिए कि वहाँ तालिबान को कंट्रोल कर सके। सेकंड ये कि दाइश ने जो किया अमेरिकन को जाने से पहले, एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एग्जिट स्ट्रेटजी से पहले जो बनाते हैं कि आप वहाँ पर हालात को नॉर्मलाइज करते, एक सिविलियन इंटरिम गवर्नमेंट बनाते, फिर अपने सिविलियंस को विड्रॉ लेके इवैक्यूएट करते, फिर अफगान नेशनल को लेके जाते जो उनका सपोर्ट करते रहे, एंड में फौज आती। यहाँ उलट हिसाब किया, फौज को ले गए और बाकी लोगों को रहम करम में छोड़ दिया ताकि खूब लड़ाई झगड़ा परेशानी हो। और फिर एक अवाम को ये भी मौका कह दिया जी कि होप दिला दी कि हम जो अफगानियों में मदद की है हम उनका भी साथ लेके जाएंगे, जिस पे पूरा काबुल जो है वो एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। और आपने देखा कि जहाज़ के जो इंसिडेंट हुए
जिस तरीके से वहाँ पर रश है, ये सारी चीज़ें अमेरिका को जी एट्रीब्यूट करनी चाहिए, ये उनकी वजह से होंगी। अच्छा ब्रिगेड साहब, हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत और फ़ौज के बयान में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर है कि जी तालिबान ने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवाई है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर काबुल में होने वाले धमाके हैं, उनके बाद आपको लगता है कि तालिबान के कंट्रोल में सब कुछ है अभी, जो हमें वो गारंटी दे रहा है? देखें, एक बात याद रखें, अभी तालिबान का काबुल में, पूरे अफगानिस्तान में प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। जिस वक्त अमेरिकन फौज निकल जाएगी और ये एक इंक्लूसिव, पोलिटिकल, वेल बैलेंस्ड एथनिक गवर्नमेंट बना लेंगे, दैट इज द टाइम हम कहेंगे जी कि नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सर्टिंग, और उनका कंट्रोल शुरू हो गया और उनकी पॉलिसी पे अमल शुरू हो गया। साथ ही साथ अफगान जो अवाम है, उनके जो एप्रीहेंशन है, डर है, खौफ है, वो भी खत्म हो जाएगा, वो वापस नॉर्मलाइज लाइफ में आ जाएगी। क्योंकि उन्होंने ये भी मना कर दिया, आप कोई अफगान नेशनल जो है वो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जब मिलिट्री एक्शन, इनके साथ इंटरेक्शन होगा, तो पाकिस्तान उनको भी ज़रूर बताएगा कि तालिबान के किस जगह पर हेडक्वार्टर है, कहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ पर रॉ उनको ट्रेनिंग देती थी और अभी उनके कंट्रोल कहाँ में बैठे हुए हैं, दाइश कहाँ पर है। जैसे अमेरिकन हमें कहते थे कि जी आप पाकिस्तान में रहें, कानूनी नेटवर्क ख़त्म करें, गुड तालिबान ख़त्म करें, पाकिस्तान मुझसे आप हमें टारगेट बताएं, वी विल ऑपरेट। सो नाउ वी हैव टू टेल तालिबान कि जी ये जगह, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे, और फिर अफगान तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको डिस्ट्रॉय करें, और जो उन्होंने वादा किया कि हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक ये एक वेट एंड सी की बात है। 1 महीना 1.5 महीना लगेगा जब ये कंट्रोल हासिल करेंगे। तो पाकिस्तान को 1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत एहतियात करनी है, सिक्योरिटी फोर्सेस को एहतियात करनी है, अपने टेंटिकल लगा के रखते हैं ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट पाकिस्तान की साथ के अंदर ना हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आगे चलते हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक तालिबान के आने के बाद अफ़गानिस्तान में जो भारत है उसका असर रसूख ख़त्म होने की उम्मीद है। अब क्या ख़तरा ये नहीं है कि भारत अपनी अफ़गानिस्तान में जो नाकामी है और पाकिस्तान से बदले की आग में कश्मीर, कारगिल या फिर सियाचिन किसी और महाज पर शरंगेज़ी कर सकता है, साजिश कर सकता है कोई नई? देखिए, मैंने आज भी एक और चैनल में कहा था कि पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। जो अजीत डोभाल को जूते पड़ रहे हैं, दान तान हो रही है, जैसे इंडिया में सफ़े मातम मचा हुआ है, उनकी पॉलिसी फेल हो गई है। अब वो जाहिर है इस हिकमत को मिटाने के लिए पाकिस्तान पर, अब जारी बात है वो कुछ करना चाहेंगे। हाँ, वो चाहे वो हो पठानकोट वाला इंसिडेंट हो, उड़ी इंसिडेंट हो, पुलवामा इंसिडेंट हो, कोई ना कोई स्टेट ड्रामा करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए और अपने दूसरे ममालिक को बता देना चाहिए, खासतौर पर रशिया, चाइना अपने रीजन में, और यूनाइटेड नेशन को और अमेरिकन को, यूरोपियन यूनियन को, जी ये हो सकता है। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है, इंडिया ये स्टेट ड्रामा करेगा, हम आपको वार्न कर रहे हैं, ताकि अगर वो करें तो पहले से वो एक्सपोज हो चुके हों और वैसी कार्रवाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का एक बयान सामने आया है, आपने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि तालिबान ये चाहते हैं जो काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम है ना, वो तुर्की संभाल ले। अब आपको क्या लगता है कि रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ अब क्या जो तुर्की है वो भी अफ़गानिस्तान में कोई, हम कह सकते हैं कि की प्लेयर का रोल अदा कर सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका ऐसा होने देगा कि तुर्की कंट्रोल संभाल ले काबुल एयरपोर्ट का? नहीं, देखें, टर्की ने पहले भी, अमेरिका ने टर्की को कहा था कि आप यहाँ पर आके काबुल एयरपोर्ट का सारा निज़ाम संभालें, इसको सिक्योर करें। तालिबान ने ये कहा कि आप उसको कंट्रोल करें फॉर फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए, बट मैं पहले वो टर्की को लाए थे कि टर्की ट्रूप आ जाएं, और जो अमेरिकन ट्रूप्स आए वो ना आते, बल्कि यहाँ टर्की सारा कर लेता, जिस पे तालिबान ने इतराज़ किया तो टर्की स्टेट बैक। अब अभी भी वो सोच रहे हैं कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कि तालिबान वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, फ्लाइट ऑपरेशन के लिए, अगर वो चाहते हैं कि इस वक्त उनको बात मिले टर्की की, दैट इज रीजन बिकॉज उनके लोग अभी उस तरह के ट्रेन नहीं। साथ ही साथ अभी जाहिर है कि वो अपना कंट्रोल पूरे काबुल के अंदर करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में करना चाहते हैं, अभी उनको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। वो प्रायोरिटी है कि जितनी जल्दी से जल्दी वो एक इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट बना लें, जिस पर तमाम खड़े हों, उज़्बेक्स के, ताजिक्स के, हज़ारस के, पश्तून्स के, तो फिर ये मसाइल बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आम माफ़ी ऐलान कर दी है। हामिद करज़ई जो उनका दुश्मन था, उन्होंने उसको भी माफ़ कर दिया है, अब्दुल्ला को माफ़ कर दिया है।
फिर उसके बाद अशरफ गनी को माफ़ कर दिया, नायब सदर को माफ़ कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनके खिलाफ लड़ते रहे सबको उन्होंने माफ़ कर दिया। दिस शोज़ कि अभी तालिबान बहुत कुछ सीख चुके हैं, दे हैव टू लिव विद द कॉमनिटी ऑफ नेशंस, और अब आके वो उनके पढ़े लिखे लोग उनके साथ हैं एंड होप कि वो अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत चलाते हैं और जो सेंक्शन लगाई जा रही हैं वो ख़त्म होती हैं और अफ़गानिस्तान एक तरक्की की राह पर चल पड़ता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो सबसे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में अमन होगा और इंडिया जैसे ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सीपैक को डिले नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में हालात ख़राब नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान की सरहदें महफूज होंगी और पाकिस्तान भी अपनी इकनॉमिक तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है जी बिगिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ब्रेक पे जाना, ब्रेक से खुलकर बात करूंगी मैं। जो सदारती ये जो अवार्ड्स होते हैं, सिविलियन अवार्ड, इसमें कितना मेरिट का ख्याल रखा जाता है या फिर मेरिट की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं, किस तरह होता है ये? और डॉक्टर्स के साथ जो कि मेरे मुताबिक, और आप तमाम लोग अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे कि अभी जो खासतौर पे कोरोना और इसके अलावा भी अभी हम देख सकते हैं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हम कहें डॉक्टर्स को तो गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा अगर हीरोज़ का किरदार कोई अदा करे तो डॉक्टर्स कर रहे, पैरामेडिक स्टाफ कर रहे हैं। और वहाँ पर जो डॉक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी की गई अवार्ड्स में, किस तरह नाइंसाफ़ी हुई, खुलकर बात करूंगी। मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि मैदान जंग में जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हीरोज़ हैं, जो फ्रंट लाइन पर बाकायदा लड़ते हैं, उन हीरोज़ को फरामोश कर दिया जाए। लेकिन ये नया जो पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान में इसकी भी अगर मैं कहूँ कि मिसाल कायम होने जा रही है तो गलत नहीं होगा। कैसे? सदर पाकिस्तान की तरफ से 2021 के जो सदारती सिविलियन अवार्ड्स हैं उसके हकदार मुल्की और जो गैर मुल्की शख्सियात हैं उनके नामों का ऐलान किया गया। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो खुद डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी बिरादरी को, मतलब खुद डॉक्टर होने के साथ साथ सदर साहब ने अपनी बिरादरी को नज़रअंदाज कर दिया। और बहुत, मेरे ख्याल से, मैं क्या बोलूँ आपको सदर साहब, बहुत ही अच्छे मेरे ख्याल से कि क्या मतलब आपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को समझा क्या हुआ है कोरोना के खिलाफ जंग में। जो ये फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं, क्या आप इस बात पे यकीन नहीं रखते कि फ्रंट लाइन हीरोज़ ये हैं? इनकी कितनी कुर्बानी है, कितने सेक्रीफाइसेस हैं, कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवा दिया इस पैंडेमिक में, अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के ये मुल्क और कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इनके इस किरदार को फरामोश भी किया है तो किसने किया है? देखें, जो खुद डॉक्टर हैं, सदर पाकिस्तान और तिब्बी शोबे से इनका ताल्लुक़ है। अफसोस इस बात का है यहाँ पे कि जी अवार्ड पाने वाले जो 126 अवार्ड्स में से सिर्फ, आप हैरान होंगे, 2 डॉक्टर्स शामिल हैं। और इस हकीकत को जानने के बावजूद कि 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने कोरोना से जंग में अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। मतलब जान से बड़ी कुर्बानी क्या होगी, जानों की कुर्बानी दे दी, दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, यकीनी तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं पूछती हूँ कि क्या जान की कुर्बानी देने वालों से ज़्यादा कोई अवार्ड का हकदार होता है? पहले सुना था, अब यकीन आ गया कि ऐसे तमगों के लिए खिदमात नहीं देखी जाती, कुर्बानियाँ नहीं देखी जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बड़े नामों से ताल्लुकात देखे जाते हैं, सिफारिशात देखी जाती। सिफारिश कितनी बड़ी सिफारिश है, कौन सा मेरिट है जिस पर फैसला किया जाता है? कौम अब यकीनी तौर पे जानना चाहती है आप लोगों से। इस वक्त तो कौम कोरोना के ख़िलाफ़ हालत जंग में है और ये जंग लड़ने वालों को ऐसे नज़रअंदाज करना, मतलब उनकी खिदमात को किसी खातिर में ना लाना। अब मैं तब्दीली के दावेदारों से सवाल ही पूछ सकती हूँ ना कि क्या ये है वो तब्दीली जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 22 साल, 2, 4, 5 साल नहीं, 22 साल जद्दोजहद की। ये जो एजाज़ है ये पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए होता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और बेमिसाल खिदमात के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस शोबे ने अकेले ही पाकिस्तान की मईशत हो, सियासत हो, तरक्की हो, खुशहाली हो या कोई भी ज़िंदगी का शोबा हो, हर एक को बचाने के लिए कुर्बानी दी, आपने उसे आराम से नज़रअंदाज कर दिया। मतलब दिल तो जलता होगा ना इस शोबे से वाबस्ता अफराद का जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब ये जो अवार्ड है इसकी जो मेरिट लिस्ट देखी होगी सब ने, तो दिल ख़राब होता है, यकीनी तौर पे होता है। अच्छा नाज़रीन, ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, जो मारूफ तिब्बी माहिर हैं डॉक्टर साद खालिद,
उन्होंने, आपको मैं बताती चलूँ कि जी खुद उन्होंने सदर पाकिस्तान से ये अवार्ड वो ले चुके हैं और उनका भी यही मौक़िफ़ आया है कि जी, और पाकिस्तान के जो मारूफ कानूनदान हैं साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब, उन्होंने भी हुकूमत के इस रवैये पर ना सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया बल्कि बड़े ताज्जुब का भी इजहार किया है। और मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि डॉक्टर साद को पहले सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था, लेकिन उन्होंने सदर के इस एजाज़ को, अब आप हैरान होंगे सुन के, उन्होंने एहतजाजन इस एजाज़ को लौटाने का ऐलान कर दिया। और अब मालूम हुआ कि सदर पाकिस्तान ने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए एजाज़ात का ऐलान करने की जो यकीन दहानी भी करवा दी है। अब देखिए ये जो यकीन दहानी करवाई गई, ये जो वादा है, ये कब वफा हो? क्या सब यकीन दहानी कैसी कि आपको एहसास दिलाया जाएगा तब आप लोग यकीन दहानियाँ करवाएंगे? इसका भी कोई फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल से। ये भी एहसान क्यों किया? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में डॉक्टर साद और साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब। अब दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साद, आपने सदर पाकिस्तान को जो अपना एजाज़ वापस करने के लिए ख़त लिखा था, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी उस ख़त का आपको कोई जवाब मिला? अगर मिला तो क्या जवाब मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में इंट्रो में कहा कि मैंने जब 126 की लिस्ट देखी तो मैं देख रहा था, तो उसमें जब 2 डॉक्टर सिर्फ मिले तो मुझे बड़ा, जैसे आपको बहुत सारे मेरी जो हमारे जो मेडिकल उसमें हमने आपस में बात की और हमें बड़ी इससे जो है ना वो डिसअपॉइंटिंग एक फीलिंग हुई कि जी ये किस किस्म का सिलसिला है। बहरहाल तो मैंने सदर साहब को एक मैसेज किया उनको कि जी आप इस पर दोबारा, मैंने और नहीं कहा कि आप इसको अवार्ड को रिकन्सिडर करें, मैंने कहा जी आपसे ओवरलुकिंग हो गई है, हो जाती है, हो गई कोई भी वजह हो, लेकिन आप कम से कम इस चीज़ को एक्नॉलेज करके जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, मैंने सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं कहा, नर्सेज ने बड़ा काम किया, पैरामेडिक्स ने काम किया, मैंने कहा आप इन सबको कम से कम किसी तरह से रिकग्नाइज कर दें और कह दें कि जी हमसे हो गया है और हम इंशाल्लाह इसको जो है ना चले नेक्स्ट टाइम में बराबर कर लेंगे, कुछ इस किस्म की कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ कहें। तो सदर साहब ने मुझे 2 अपने जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ कहा कि आप उनसे रब्ता करें। तो जब मैंने वहाँ रब्ता किया तो वहाँ से जवाब यही आया कि एक तरफ तो यह आया कि जी डॉक्टर्स को जितना हमने सराहा है इतना तो हमने किसी और को किया ही नहीं, तो हमने इतने पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं डॉक्टर्स को, और हमने पिछले साल इतने तमगे दिए थे जिसमें से 17 तमगे दिए थे, जिसमें से 13 वो डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी जो जाबाहत हो गए, जो शहीद हो गए, 4 थे जो लिविंग हैं। तो बल्कि उस पर यह भी था कि जी और उसके अलावा हमने पैसे भी बहुत दिए। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जी बात इस वक्त इस बात की नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ पाकिस्तान की मेडिकल साइड को सपोर्ट नहीं किया है, और ये हमारा काम नहीं है। हमने ये ओथ नहीं लिया था, फॉर एग्जांपल जैसे आर्म फोर्सेस है वो जान जब जाती है तो उसको पता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में हमने ये ओथ नहीं लिया था कि हम अपनी जान पे खेलेंगे और लोगों को बचाएंगे, बिकॉज़ दैट्स नॉट। मैं समझ नहीं पाई डॉक्टर साहब दोबारा ज़रा समझाइएगा। जब उन्होंने कहा आप इनसे रब्ता करें, फिर आपका उनसे रब्ता हुआ तो फिर आपको कैसा फीडबैक मिला, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? ज़ीरो, कोई ऐसा रिस्पॉन्स। उन्होंने तो मुझे ये कह दिया कि जितना हमने किया है, यानी कोई एहसास ही नहीं था उन्हें कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो अवार्ड्स के हकदार हैं, उनको कोई एहसास नहीं था इस बात का। आप ये बात यहाँ पे मैंने फिर सदर साहब को दोबारा लिखा कि जी मेरी बात हुई है, लेकिन कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। तो वहाँ से भी यही आया कि हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को हम बहुत इज्जत देते हैं, और आपका जो प्रैक्टिकली जो जी में आए आप करें जी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि हम उनकी बहुत इज्जत करें। सही। तो मैंने कहा ठीक है, हम अब ज़ाहिर है अनवर मंसूर खान साहब, ठीक है मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ डॉक्टर साद। अनवर मंसूर खान साहब, डॉक्टर साद को आपने सुना, पहले तो अफसोस इस बात का कि जी फ्रंट लाइन सोल्जर्स को खुद ही नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके बाद क्या एहसास दिलाने से एहसास होता है? खुद इनको नज़र नहीं आता कि कौन इन अवार्ड्स का हकदार है कौन नहीं है, और फिर इतनी तनकीद का इनको सामना करना पड़ता है, और फिर दोबारा इस तरह की कोताहियाँ, इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से। यानी उनकी तरजीहात में ही नहीं है, यानी उनको सोल्जर ही नहीं समझते, वो उनको को समझते ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं कि खिदमात है उनकी इस वतन के लिए, इस कौम के लिए, या टू कट शॉर्ट के उनको लगता है कि शायद वो अवार्ड डिज़र्व ही नहीं करते, डिज़र्व करते हैं हकदार कोई और है। क्या कहेंगे इस नाइंसाफ़ी पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नाइंसाफ़ी हुई है वो तो अपनी जगह पर है। इशू ये है कि जितना ये जुल्म के मेरे ख़्याल में उसमें आता है
कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए, और वो चीज़ें आपने सब पीछे छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि आपने अपने चंद लोगों को नवाजना था, उन लोगों को जो कि सिविल अवार्ड्स के हकदार नहीं भी हैं उनको नवाजना था। आपने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो चलानी थी और बढ़ानी थी। आपने लोगों को बताना था कि हम आपके लिए हैं, मगर ये कोई नहीं कहने को तैयार है इस वक्त कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, जो स्टाफ है वहाँ का, हॉस्पिटल्स का, वो लोग जिन्होंने दिन और रात एक कर दिया, जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, नर्सेस जिस तरह से उन्होंने खिदमत की है उन पेशेंट्स की, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। और उसके बावजूद वो रिकग्निशन जो है वो सिविल अवार्ड के उससे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं आपको एक ज़रा छोटा सा पढ़ दूँ ताकि मैं बता सकूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये वो सिविल अवार्ड्स हैं जो कि गैलेंट्री के ऊपर दिए जाते हैं, जो कि दिए जाते हैं उन लोगों को जो कि मेरिटोरियस सर्विसेज कर रहे होते हैं, जो उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि जिसमें कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट की हो, ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी मुल्क के लिए कोई ना कोई ऐसी खिदमात दी हों कि जिससे कि नज़र आता हो कि वो इस मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप उन्हीं लोगों को देंगे कि जो कि नर्सेज हो, अकेडमिशियंस हों, जिन लोगों ने काम किया हो, ये मेरिटोरियस सर्विसेज जिसने भी दी हों, मेरिटोरियस सर्विसेज जो हैं वो बड़े क्रूशल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये डिस्टिंक्शन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि सिविल अवार्ड में ठीक है, और परफॉर्मेंस के लिए एक बिल्कुल अलग, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने परफॉर्मर्स को सिविल अवार्ड किस खाते में दिया है, वो कानून इजाज़त नहीं देता आपको कि सिविल अवार्ड दे परफॉर्मर्स को। ये सिविल अवार्ड जो है वो कानून के हिसाब से दिया जाता है, और इसमें जिस तरह से उन्होंने बांटा है, जिस तरह अच्छा, से ठीक। अच्छा अनवर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मेरे जहन में एक और सवाल है, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल भी पूछना चाहूँगी कि ये हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से कि ये जब इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं तो कुछ ऐसी शख्सियात को अवार्ड दे दिए जाते हैं कि जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर सोशल मीडिया आपको पता है कि वहाँ पे फिर जो कौम है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स हैं, वो अपने गमो गुस्से का खुलकर इजहार भी कर देते हैं। और सोशल मीडिया की बहुत सी गलत चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें भी कि जिन्हें लोगों को अपने दिल की बात कहने की कहीं ना कहीं आज़ादी है, वो वहाँ पर आके बात कर देते हैं, ट्विटर पर आके बात कर देते हैं, या फिर आप देखें कि फेसबुक पर बात कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अपनी गलतियों से नहीं सीखा जाता, फिर अगले साल दोबारा वो गलतियाँ दोहरा दी जाती हैं और बार बार दोहरा दी जाती हैं। आपको क्या लगता है जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ये जो सिफारिश कल्चर अभी भी अपने उरूज पर है, उसको आप कैसे देखते हैं आप? ये सवाल भी मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी। जी अनवर साहब। बात ये है कि मेरिट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरिट के बाहर आप जाते हैं तो आप कल्चर को ख़राब कर रहे होते हैं, आप पूरा फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है उसको तबाह कर रहे होते हैं। आपने कहा मेरिट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेरिट आपको नजर आता है यहाँ पे जब ये एजाज़ात से नवाजा जाता है, वाकई मेरिट होता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरिट होता तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता, मैं खुल के सामने आता कि मेरिट पे दिया गया है, मगर यहाँ पर मेरिट नहीं रहा है। यहाँ पर पर्सनल इंटेंशंस रहे हैं, पर्सनल ताल्लुकात रहे हैं, उन लोगों के लिए ताल्लुकात रहे हैं जिन्होंने उनकी जो भी खिदमत की हो। और जिस तरह से भी आया, मुझे बहुत अफसोस इनफैक्ट हुआ है कि जिस तरीके से ये किए गए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास ठीक है अनवर साहब, सॉरी मेरे पास वक्त की कमी। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं इसी पे कमेंट लेना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और आप भी बैठ के बात कर रहे हैं, तमाम लोग ये बात कर रहे थे, फिर उस अवार्ड की अहमियत क्या रह जाएगी? मैं इसीलिए मुझे भी ये इनफैक्ट इस अवार्ड को मिलने से इंसान का जो है ना, आपको एक फीलिंग होनी चाहिए बड़ी प्राइड की। लेकिन इन सब चीज़ों को सुनने के बाद इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर आप लोग इस किस्म की चीज़ करते हैं तो फिर इस अवार्ड का हमारे पास रहने का फ़ायदा क्या है। इसीलिए मैंने अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी वक्त मैं अपना अवार्ड सदर साहब को वापस भिजवा दूंगा
क्योंकि और बहुत मैं इस तरह से नहीं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसने हमें इस चीज़ से नवाजा, लेकिन मेरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, सबने लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपना अवार्ड उन्हें वापस भिजवाएगा। अगर उसके उनको लगता है कि जी मेरिट पर ये नहीं दिए जाते अवार्ड। ठीक है जी, ठीक है, दोनों ठीक है जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कर लीजिए। बस मैं यही कह रहा था कि जी अगर इसकी ये वक़्त है और इस तरह से ये सिलसिला है तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से मेडिकल सर्विसेज में वैसे बहुत अवार्ड मिलते हैं, अगर हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करें तो दुनियावी अवार्ड की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसमें फिर भी इंसान को हौसला अफजाई होती है। बहुत प्यारी बात। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनवर मंसूर खान साहब आपका भी, डॉक्टर भी। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।